नमस्कार विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का लोकाश्रित काव्य विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने आदिकालीन साहित्य में धर्माश्रित काव्य और राज्य आश्रित काव्य पर चर्चा कर ली है। आइए जानते हैं लोकाश्रित काव्य क्या है और इसमें क्या क्या रचनाएं सम्मिलित है। दाया है लोकाश्रित काव्य। लोकाश्रित काव्य का अर्थ है ऐसा काव्य जो कि जनमानस में अपना स्थान ग्रहण कर पाया, जिस काव्य को जनमानस ने स्वीकारा और जनमानस द्वारा ही, लोक द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होता रहा। हाँ, इस प्रक्रिया में उसकी भाषा और कुछ परिवर्तन आया, परंतु चूंकि यह लोकमानस में जीवित रहा, इसलिए इस काव्य को लोक आश्रित काव्य कहा गया। आइए जानते हैं कि कौन से लोकाश्रित काव्य है, कौन कौन से काव्य ऐसे जीवित रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक काव्य ढोला मारूरा दोहा। यह आदिकाल का काव्य माना जाता है। इसके लेखक कुशल लाभ या कल्लोल कवि माने जाते हैं और 11वीं सदी की रचना माना जाता है। इस काव्य में ढोला मारू के दोहे में जो विषय है वह है राजस्थानी प्रेम गाथा। ढोला और मारवाड़ी नायिका की प्रेम गाथा है और इसके जो रचना है, इसकी शैली है, वह दोहा शैली है। दोहे में इसको रचा गया है, अर्थात छंद भी दोहा प्रयोग किया गया है। 1934 में नरोत्तम स्वामी और राम सिंह सूर्यकरण पारीक ने इसे प्रकाशित करवाया था। विवादित रचना है, कब की है, परंतु ये जो कि लोकमानस में थी, इसीलिए इसकी भाषा से वैज्ञानिकता पूर्ण समय का पता नहीं लगा सकते। दूसरी रचना पर हम बात करते हैं, वह है बसंत विलास। अब बसंत विलास जो है नारी के श्रृंगार वर्णन की रचना है, प्रकृति के श्रृंगार वर्णन की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं अगली रचना, वह है जय मयंक जस चंद्रिका। यह संवत 1240 में लिखी गई थी। मधुकर भट्ट इसके लेखक हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको एक नोटिस मात्र मानते हैं। उनके अनुसार इसकी रचना वास्तव में नहीं प्राप्त होती, परंतु इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए केवल नोटिस जैसा ही है। फिर अगली रचना है जयचंद प्रकाश। 1225 विक्रमी संवत में यह प्रकाशित हुई की रचना ये मानी जाती है और इसके लेखक हैं भट्ट केदार। जो पृथ्वीराज रासो के संबंध में विवाद है, वह जयचंद प्रकाश के जो कवि हैं भट्ट केदार, उनकी रचनाओं और उनकी तिथियों के आधार पर भी विवाद है और दोनों ही रचनाएं अपने अपने समय को प्रतिनिधित्व करती है, तो इसी से यह विवाद सामने आया। आगे हम बात करते हैं विद्यापति के काव्य पर। विद्यापति यूं तो राज्य के आश्रय में रहे, परंतु उनकी जो रचनाएं हैं वह लोकमानस में प्रचलित हो गई। इनकी रचनाओं पर हम जान लें, फिर हम इनके बारे में जानेंगे। इनकी रचना मैथिली भाषा में लिखी गई रचना, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार है, विद्यापति पदावली। और फिर गोरक्ष विजय एक नाटक है जो कि उन्होंने मैथिली में लिखा था। अवट्ट भाषा में इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। माफ कीजिएगा, कीर्ति पताका। और संस्कृत में भी इन्होंने रचनाएं रची। शिव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्त तरंगणी और भी कई रचनाएं हैं।
हम संस्कृत भाषा का अध्ययन न करते हुए हम हिंदी साहित्य पर आते हैं, तो इनकी जो रचना का जो मूल जो है वह है विद्यापति पदावली, जिसके लिए इनकी चर्चा की जाती है। इसमें उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये जो रचना है यह बंगाल में बहुत प्रचलित है। जो बंगाली लोग हैं वह जयदेव और चंडीदास के साथ विद्यापति के गीतों को भी गा रहे हैं और गाते रहे हैं। अब पूर्वी बंगाली और बिहारी भाषाएं मिलजुल जाती है, तो विद्यापति के जो अधिकतर गीत बंगला रूप ग्रहण कर गए, परंतु जब नई खोज हुई, लोगों ने खोजा, तो यह भ्रम दूर हुआ कि विद्यापति बंगाली भाषा के कवि नहीं थे, बल्कि बिहारी या मैथिली भाषा के कवि थे। तो इस तरह से यह है जो लोकमानस में अर्थात बंगाल के लोगों में कृष्ण और राधा के प्रेम की जो लीला गाथा है के रूप में यह प्रचलित रही। अब यह धर्माश्रित क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोकमानस में प्रचलित थी। साथ ही साथ हम देखें कि इसकी भाषा भी बदली है, क्योंकि समय के साथ साथ लोकमानस में भाषा का परिवर्तन होता है और वह भाषा गीत और साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। विद्यापति जो थे वह शैव मतावलंबी थे, परंतु श्रृंगार रस की कविताएं और पद उन्होंने पदावली में लिखे। उन्होंने गीत गोविंद को आधार बनाकर विद्यापति पदावली की रचना की। साथ ही साथ इनकी रचना अगर देखें तो आगे चलकर इन्होंने ही ये जो सूरदास और जो कृष्ण भक्ति परंपरा है, भक्ति काल के अगर प्रवर्तक कहे जाएं तो विद्यापति ही है। इस तरह से संस्कृत की जो जयदेव की परंपरा है, विद्यापति उसे हिंदी में लेके आए। आइए देखते हैं कि विद्यापति पदावली में उन्होंने किस तरह के पद लिखे हैं। आइए विद्यापति का एक पद देखते हैं जो कि बहुत ही भावपूर्ण है, जयदेव की जैसे ही। नंदक नंदन कदम्बक तरु तरि धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ, बेरी बेरी बोली पठाओ। देखिए बहुत ही सुंदर रचना, लयबद्ध और भावपूर्ण रचना है। इसी कारण से विद्यापति प्रसिद्ध कवि हैं और विद्यापति पदावली इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इनको संयोग श्रृंगार का चित्रण भी करते हुए देखा जा सकता है। और रचना अगर हम देखें, मनमथ तोहे की कहब अनेक, दीठी अपराध परान गए पीड़सी, तेऊ कौन विवेक। अब राधा का नक्शिक का वर्णन देखिए। चांद सार लय मुख घटना, करू लीचन चकित चकोरे, अमी अधोह आचर धनी पोछली, दहा दिसी भेजऊं रे भेजऊं ऊंजो रे। इस तरह से इन्होंने राधा की नक्शिक का वर्णन किया है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यापति वस्तुतः संक्रमण काल के कवि थे। एक ओर तो वह आदिकाल वीर गाथा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी ओर हिंदी में भक्ति और श्रृंगार के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस तरह से विद्यापति दो कालों, आदिकाल और भक्ति काल के मध्य स्थित ठहरते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले कवि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जो काव्य है यह खड़ी बोली में रचा गया था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। खालिक बारी इनकी रचना है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, ढकोसला आदि। कहा जाता है इन्होंने 100 रचनाएं की, परंतु अब हमें सारी रचनाएं मिलती नहीं हैं। इनका जन्म 1255 सन में हुआ और इन्होंने लगभग 11 सुल्तान देखे
चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो। और यह अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के जानकार माने जाते हैं। फारसी के प्रतिभाशाली कवि थे, परंतु यह हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहे जा सकते हैं। जो आज हम खड़ी बोली, जिसे हम मानक बोली विकसित हुई है, जिससे मानक बोली विकसित हुई है, उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो खड़ी बोली में इन्होंने रचना की और लोगों के जनमानस में यह चढ़ गई, अर्थात ये लोकाश्रित काव्य बन गई। ऐसा क्या कारण था कि ये लोकाश्रित काव्य की? तो इन्होंने खड़ी बोली में, अर्थात जिस समय जो जनता के संपर्क की भाषा थी, उसमें रचना की, न कि अरबी और फारसी में। और खाली बारी है, इसी तरह से पहेलियाँ हैं। अब पहेलियाँ क्या होती है आप जानते हो, कि जिसमें कुछ राज छिपा हो और उसका उत्तर बताना होता है। आप एक उदाहरण देखिए दो तरह की पहेलियाँ इन्होंने लिखी। एक तो बूझ पहेली, बूझ पहेली अर्थात जिसके अंदर ही उसका उत्तर छिपा हो। देखिए, पांचों का सिर काट लिया, पांचों का सिर काट लिया, ना मारा न खून किया, ना मारा न खून किया। पांचों का सिर काट लिया, ना मारा न खून किया। अब इसके अंदर ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। इसका उत्तर है नाखून। देखिए, न खून किया, इसके अंदर नाखून शब्द था, अर्थात ऐसी पहेली जिसके अंदर ही उत्तर छिपा हो। फिर देखिए, अगर हम बिन बूझ पहेली जिसमें उत्तर नहीं छिपा हो, वो देखिए, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर कोई खाए। कहने का अर्थ है, उत्तर है फूट। अब यहाँ फूट क्या है? अपने यहाँ फूट काकड़ी होती है, तो खेत में फूट काकड़ी उपजती है तो सब खाते हैं, और घर में अगर फूट हो जाए तो उसे कोई नहीं खाता, कोई उसे पसंद नहीं करता। इस तरह से इन्होंने पहेलियाँ लिखी। फिर आगे हम बात करते हैं मुकरियाँ। मुकरियाँ क्या होती है? यह ऐसा काव्य होता है जिसमें वह कुछ संकेतों के माध्यम से उत्तर देता है और बाद में उसी से मुकर जाता है। मुकर जाने नहीं, मना कर देता है, अर्थात दिखाता कुछ है और बताता कुछ है। ऐसे मुकरने वाले पद्य को मुकरियाँ कहते हैं। कि उदाहरण देखिए, वह आवे तब शादी होई, उस बिन दूजा और न कोई। वह आवे तब शादी होई, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल। अब किसके बोल मीठे लगते हैं? तो सब ये कहेंगे कि सजन। तो उन्होंने भी लिखा, का सखी साजन, का सखी साजन, अर्थात साजन। सखी क्या साजन है? ये उसका उत्तर। पर उत्तर खुद ही मना कर देते हैं, खुद ही मुकर जाते हैं। ना सखी ढोल, साजन नहीं ढोल, क्योंकि ढोल आने पर ही शादी होती है और उसके बिना दूजा नहीं है। और जब ढोल बजता है तो नृत्य करने का मन करता है, हृदय को अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो रचनाएं हैं वह मुकरियाँ कहलाती हैं। दो सुखने। अब दो सुखने क्या है, आइए समझिए। दो सुखने ऐसा पद्य है जिसमें वह दो प्रश्न पूछते हैं, दो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। दो सुखने में दो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर एक ही था, एक ही होता है। ऐसे पद्य क्या कहलाते हैं? दो सुखने। सुनिएगा, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। देखिए, पहला प्रश्न है पान सड़ा क्यों, दूसरा प्रश्न था घोड़ा अड़ा क्यों। तो उत्तर था फेरा न था। दोनों का उत्तर एक ही। अगर पान को फेरेंगे, एक जगह से हिलाएंगे नहीं तो सड़ जाएगा। इसी तरह से घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़े को अगर घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं तो भी वह अड़ जाएगा। इसलिए दो प्रश्न, इसका उत्तर एक ही है। ऐसे जो पद्य हैं वह दो सुखने कहलाते हैं। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, यह भी दो सुखने। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, उत्तर दाना न था। जब अनार में दाना ही नहीं होगा तो उसको चखेंगे नहीं। और वजीर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि दाना ही नहीं होगा तो वजीर कैसे रख सकेंगे उसके लिए। तो इस तरह के जो पद हैं वह दो सुखने कहलाते हैं। गज़ल भी, हिंदी रचना, गज़ल रचना भी इन्होंने की।
इस तरह से अगर हम देखें तो अमीर खुसरो की जो काव्य है वह मनोरंजनात्मक था, और मनोरंजनात्मक होने से यह लोक मन में आसानी से बस गया। इस तरह से यह लोकाश्रित काव्य के रूप में हमारे सामने आज उभर कर आया। इनका जो प्रसिद्ध दोहा है वो कहा जाता है, वो मैं सुना देता हूँ आपका। इनके प्रसिद्ध दोहा: गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुँ देश। चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुँ देश। हाँ, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनकी मृत्यु पर ऐसा दोहा उन्होंने पढ़ा। ऐसा कहा जाता है इन्होंने सितार का आविष्कार भी किया, और मनोरंजन लोक साहित्य के प्रथम निर्माता हैं, ये तो आप जान ही गए हैं। और खड़ी बोली और ब्रज भाषा के अगर कहे जाए तो इन्हें प्रवर्तक या प्रमुख कवियों में से कहे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हाँ, इनकी मृत्यु हुई वहीं पर, और उनकी जो मज़ार है वह निजामुद्दीन औलिया नामक दरगाह में ही है। इस तरह से हमने आदिकाल का लोकाश्रित काव्य पढ़ा। इस बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसके उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी अध्याय था। धन्यवाद।